आज हम द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी कविता भारतेंदु युग अपनी नवचेतना के कारण प्रसिद्ध है, तो द्विवेदी युग सुधार और परिष्कार के कारण। भारतेंदु युग में रीतिकाल के जो अवशेष थे वे द्विवेदी युग तक आते आते समाप्त हो गए थे। यहाँ पर इस काल में हम देखेंगे कि इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं या जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सर्वप्रथम विशेषता है देशभक्ति और राष्ट्रीयता। द्विवेदी युगीन कविता की पहली जो विशेषता है वो है देशभक्ति और राष्ट्रीयता। यह प्रवृत्ति पुनरुत्थान और राजनीतिक चेतना का परिणाम था। वस्तुतः इस काल के प्राय सभी कवि आत्माभिमान और देशाभिमान की भावनाओं से भरपूर थे। श्रीधर पाठक जैसे कवियों ने स्पष्ट लिखा था, वंदनीय यह देश जहाँ के वासी निज अभिमानी हों। सभी कवि पराधीनता को अभिशाप मानते थे। कवि शंकर ने लिखा है कि देशभक्त वीरों को मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो दूसरी ओर राम नरेश त्रिपाठी ने अपने खंड काव्यों में परोक्ष रूप से परतंत्रता के बंधन काटने का संदेश दिया। भारत भारती का रचयिता मैथिली शरण तो निश्चय ही राष्ट्रीय भावों का व्याख्याता बनकर आया है। भारत की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए गुप्त जी ने लिखा था, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। ये उन्होंने कविता लिखी थी ताकि देश के प्रति जो हमारा पुराना जो वैभव था उसको हम याद दिला करके स्वाधीनता के आंदोलन में जन जागृति उत्पन्न कर सकें। अगली विशेषता है मानवतावादी दृष्टि। मानवतावादी दृष्टि इसका प्रचार प्रसार इस युग के लेखकों ने किया। प्राय सभी कवियों की दृष्टि मानवतावादी थी। इस काल में जो मानवतावादी दृष्टि मिलती है उसके हम 3 रूप देख सकते हैं। पहला तो है नारी स्वातंत्र्य और समानता की भावना, दूसरा है भावना पीड़ित व दुखियों के प्रति सहानुभूति, और तीसरा है मानवीय गुणों की सहज स्थापना। तो इन तीनों रूपों के आधार पर जो विकसित मानवतावादी भावना थी वो हम इस युग के कवियों में आसानी से देख सकते हैं। हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक, इन तीनों ने नारी स्वतंत्रता और जागरण को महत्व दिया है। गुप्त जी का समस्त काव्य, विशेषकर यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया, उर्मिला, द्वापर, इन सभी में नारी जागृति के स्वर सुनाई देते हैं। महिलाओं की जागृति के पोषक श्रीधर पाठक ने तो यहाँ तक लिख दिया है, उन्होंने जो लिखा है वो पंक्तियाँ मैं आपको बता रही हूँ। अहो पूज्य भारत महिला गण, अहो आर्य कुल प्यारी, अहो आर्य ग्रह लक्ष्मी सरस्वती, आर्य लोक उजियारी। साकेत की उर्मिला न केवल स्वयं जागृत है अपितु सभी सखियों को भी चैतन्य बनाए हुए हैं। द्विवेदी युगीन कवियों ने शोषितों व पीड़ितों के प्रति भी सहानुभूति प्रदर्शित की है। दीनहीन कृषक तथा विधवाओं और उपेक्षिताओं की पीड़ा का वर्णन सभी कवियों ने किया है। गुप्त जी की किसान, सियाराम शरण की अनाथ व सनेही जी की कृषक कुंदन जैसी रचनाओं में कृषक वर्ग की पीड़ा का स्वर दिखाई देता है।
मानवीय गुणों की सहज स्थापना द्वारा सत्य के स्वरूप की निवृत्ति मैथिली शरण गुप्त, हरिओद और राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं में सहज रूप से मिलती है। मानव सेवा को ही इन कवियों ने ईश्वर सेवा बताया है। वे कहते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? और मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ। ये कहकर गुप्त जी ने उक्त धारणा को ही पुष्ट किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि द्विवेदी युग की कविता मानवतावादी दृष्टि से ओतप्रोत है। अगला बिंदु है जो इस युग की प्रवृत्ति है या इस युग की विशेषता है, वो है नीति, आदर्श और मानवता। ये जो नीति, आदर्श और मानवता की जो प्रवृत्ति है, ये द्विवेदी युगीन कवियों में सहज रूप से दिखाई देती है। इसके मूल में इस काल के कवियों की धार्मिक भावना का विशेष हाथ दिखाई देता है। स्वार्थ, त्याग, कर्तव्य पालन और आत्मगौरव आदि उच्चादर्शों की स्थापना के पीछे नीति, आदर्श और मानवतावादी दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। साकेत, प्रिय प्रवास, जयद्रथ वध, मिलन, गांधी गौरव और विकट भट्ट इस काल की आदर्शवादी व मानवतावादी रचनाएं हैं। रामचरित उपाध्याय को संगति की हानियों को लक्ष्य करते हुए नीतिपरक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं मिलता है। लोहे के संग में पड़ने से धन की मार अनक सहता है। सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है। जिस पै में पानी रहता है वही खूब औंटा जाता है। पै यानी दूध। तो जिस पै में यानी जिस दूध में पानी रहेगा उसको खूब औंटाया जाता है। तो ये नीति परक बात कर रहे हैं कि खल की संगति से हमें इस जग में अगर रहेंगे तो हमको इस संसार में मान सम्मान नहीं मिलेगा। जिस तरह से दूध में पानी डाल दिया जाता है तो उसको पानी को ख़त्म करने के लिए औंटाया जाता है, खूब उबाला जाता है। इसी प्रकार वो भी कहते हैं, लोहे के संग में रहने से हमको घन की हथौड़े की मार अवश्य सहनी पड़ेगी। तो नीति वाली बातें भी इस युग में हमें दिखाई देती हैं। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। द्विवेदी युगीन कविता में प्रकृति की जो छवियाँ मिलती हैं वे अत्यंत हृदयस्पर्शी हैं। गुप्त, हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी और लोचन प्रसाद पांडे, गिरिधर शर्मा के काव्य में प्रकृति का मनोहारी रूप अंकित हुआ है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, निशी की अंधेरी यवनी के चुप चेतना जब सो रही, नेपथ्य में न जाने तेरी कौन सज्जा हो रही। और प्रिय प्रवास का अधिकांश भाग प्रकृति की छवियों में शोभित होता दिखाई देता है। इस युग के कवियों ने प्रकृति को अनुराग के साथ अपनाया है। अगला बिंदु है इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युगीन कविता इतिवृत्तात्मकता रही है। द्विवेदी के आदर्श व संयम के कारण तथा धार्मिक आंदोलनों के प्रभाववश इस काल की अधिकांश कविता नीरस, उपदेश प्रधान और इतिवृत्तात्मक रही है। इतिवृत्तात्मकता की प्रकृति के कारण आलोच्यकालीन कविता में पवित्रतावाद, वैराग्यवाद और शुभ सन्यासी रूप अधिक मुखर हुआ है। अगली प्रवृत्ति या अगली विशेषता है कालानुसरण की क्षमता। द्विवेदी युग के प्राय सभी कवियों की कविता में युग की बदली हुई भावनाओं को आत्मसात करने की शक्ति और काल कर्मानुसार अद्भुत काव्य रूपों और शैलियों को अपनाने की अपार क्षमता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि इस युग के कवियों ने जो युग में बदलाव हो रहा था, कालानुसरण यानी काल के अनुसार आगे चलना, उसके अनुसार इन्होंने अपनी कविताओं को अब बदला है, उनको अपनाया है और उससे ही प्रेरणा उन्होंने आगे व्यक्तियों को दी है।
अन्य हम इसमें देखेंगे, ये तो विशेषताएं हो चुकी हैं, लेकिन कुछ और जो लेखन संबंधी, अभिव्यंजना कौशल संबंधी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। इस युग की, द्विवेदी युग में हम देखेंगे कि इस युग की जो कविताओं की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। तो भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली की यहाँ प्रतिष्ठा हुई है। उसे परिष्कृत और व्याकरण शुद्ध रूप में प्रयोग किया गया है, जो कि भारतेंदु युग में हमें दिखाई बहुत कम देता है। यहाँ पर भाषा का परिष्कार हुआ। इस काल के कवियों में प्रबंध काव्य, खंड काव्य और प्रगीत मुक्तकों का भी प्रणयन किया है। छंदों की दृष्टि से भी इस काल में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों के क्षेत्र में नवीनता तो ये कवि नहीं ला सके, किंतु भाषा का परिष्कार अवश्य कर सके। हम यही संक्षेप में कह सकते हैं कि द्विवेदी युग भारतेंदु युग का अगला चरण था और छायावाद के लिए प्रशस्त भूमिका बनकर आया था। स्पष्ट ही द्विवेदी युग का काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय जागरण, उच्च आदर्शों और उदात्त भावना का काव्य है। इस काव्य का विषयगत चित्रफल अत्यंत ही व्यापक और वैविध्यपूर्ण रहा है।